ऐसे तो मोदी जी ने 13 भाषण दिए हैं लाल किले के प्राचीर से, लेकिन 13वें नंबर का भाषण काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इन्होंने यूज़ किया टर्म दिमागी नक्सल। नक्सलिज़म को ख़त्म कर चुके हैं हम, लेकिन दिमागी नक्सल जो है इसे भी हमें समझना होगा, जड़ से ख़त्म करना होगा। एक्चुअली में देखिए दिमागी नक्सल क्या है। देखिए वास्तव में जब भी भारत के अंदर मजबूत सरकार हुई है तब तो विदेशी ताकतें जो हैं वो अन्य अन्य प्रकार से भारत पर आक्रमण करती हैं, और इसका एग्जाम्पल जो है आप इंदिरा गांधी के समय से समझ सकते हो। इंदिरा गांधी से ही पूछा गया था, जो इंटरव्यू आजकल बहुत मतलब वायरल है, उसमें पूछा गया था उनसे कि आपने अपने जो काउंटर पार्ट हैं या जो आपके अन्य जो विपक्षी नेता हैं उनको आपने जेल में क्यों भिजवाया। इसका जवाब उन्होंने यही दिया कि भारत में विदेशी ताकतें जो हैं वो बहुत ही अपना फ़न उठा रही थी, उन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी था। तो आप समझिए उस टाइम से ये जो चीज़ें चलती आ रही हैं भारत को डिस्टेबलाइज़ करने का, वो अभी तक चलती आ रही हैं। पर उस समय उसका रूप कुछ और था। उस समय प्रेशर ग्रुप, एनजीओ या पम्पलेट के द्वारा या प्रोटेस्ट के द्वारा या इन्वायरमेंट के नाम पे प्रोटेस्ट के द्वारा सरकार को घेरा जाता था। लेकिन अभी चीज़ें बदल चुकी हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके बीच में कैसे कोई चीज़, कोई नैरेटिव कैसे फैलाई जा रही है जो एंटी इंडिया है। बाद में आपको जब बहुत लेवल तक चीज़ें हो जाती हैं तब आपको समझ में आता है कि अच्छा यार ये तो ब्लंडर हो गया हमसे। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये दिमागी नक्सलिज़म वाले ही लोग हैं। और अभी आपने देखा होगा ना सोशल मीडिया में जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, किस तरह से प्रधानमंत्री को या किस तरह से जो बांग्लादेश है या नेपाल है या श्रीलंका जैसे बनाने की बातें चल रही थी। आपको पता है यही दिमागी नक्सल है और हमें समझ नहीं आता है। दिमागी नक्सल जो है वो अब आपकी हमारे बीच में किस तरीके से आ रहे हैं। वो कोई हथियार लेके नहीं खड़े हैं, वो सोशल मीडिया के सहारे, टेक्नोलॉजी के सहारे हमसे भिड़ रहे हैं। तो ये हमें समझना होगा, बहुत ही फ़िल्टर करके चीज़ों को समझना होगा। वैसे तो दिमागी नक्सल पार्टी भी बन चुकी है, जैसा से सीजेपी की बनी थी कॉकरोच जनता पार्टी, उस तरह से अब दिमागी नक्सल जनता पार्टी बन चुकी है। तो ये आप समझ सकते हो। वैसे तो जब हम बात करें दिमागी नक्सल की तो सबसे पहले जो प्रतिक्रिया आया दिमागी नक्सल के वक्तव्य पे वो था फॉर्मर हमारे जो मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, ठीक है। क्योंकि उन्होंने नक्सल से बात करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया था उसमें उन्होंने कहा था नक्सल को कि आप जो है हथियार लेके भी आइए, हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। उस समय नक्सल बहुत हावी थे सरकार पे। आज के डेट में सरकार ने ये कहा कि या तो आप हथियार छोड़ दीजिए या तो आप जो है हमसे बात कर लीजिए, मतलब दोनों कंडीशन साथ साथ नहीं चलेंगे। तो इस तरह से हमने जो है इस साल लगभग मैं कह सकती हूँ कि नक्सलिज़म भारत से ख़त्म हो चुका है। और अभी आपने देखा होगा जो नक्सल महिलाएं थी, अभी वो अपना जो उनका ड्रेस था, जो उनका मतलब गेटअप हुआ करता था, वो अभी फैशन शो का एक पार्ट बन चुका है। मतलब किस तरह से आप नक्सल प्रभावित क्षेत्र को आप डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं और चीज़ों को काउंटर कर रहे हैं। तो चलिए बहुत सारी बातें हमने कर ली। ये जो प्राचीर से, लाल किले के प्राचीर से दिमागी नक्सल की जो बात कही गई है मोदी जी के द्वारा, जिसके द्वारा जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम की जो नींव है पहली बार प्रधानमंत्री जी ने उस पर प्रहार किया। क्योंकि डायरेक्टली मोदी जी जो ये इकोसिस्टम है उस पर प्रहार नहीं करते हैं, बचते हैं प्रहार से, लेकिन इस बार इन्होंने डायरेक्ट अब जड़ पे प्रहार किया है। बौखलाहट बहुत सामने है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो जो दिल्ली में चल रही है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जो गेम चल रहा है BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप 30वां एडिशन है, 30 एडिशन, जिसमें एक बड़ी न्यूज़ सामने आई है। आयुष सेठी जो भारत के हैं, इन्होंने चाइना के सिंगल बैडमिंटन प्लेयर सी यू की को हराकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपने नाम किया है। मतलब वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे अभी आयुष सेठी चल रहा है। बैडमिंटन सिंगल मेल की हम कैटेगरी में बात कर रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। 17 साल बाद भारत को ये खिताब मिला है। चैम्पियनशिप में जो प्लेयर का लिस्टिंग होता है, प्लेयर के जो नंबर्स होते हैं, तो उसमें आयुष सेठी नंबर 1 पे चल रहे हैं क्योंकि इन्होंने टॉप को हराकर ये रिकॉर्ड अपने हासिल किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं MCQ की, जो आज हमें डिस्कस करना है। नेशनल अभिनव अवार्ड 2026 की बात की जा रही है। कितने लोगों को सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है? आंसर है 15 लोगों को इस बार नेशनल जो अनुभव अवार्ड 2026 है वो दिया जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है अनुभव जो प्लेटफॉर्म है, नॉट अभिनव, अनुभव जो प्लेटफॉर्म है
ये मुख्य रूप से किनको मंच प्रदान करता है? देखिए, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं किसी तरीके से, जो केंद्र सरकार में या अन्य सरकारी संस्थाओं में जो वर्क किए हैं, उनके लिए है ये। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, उनके जो रिटायर्ड एम्प्लॉयर हैं, उनको इसमें अवार्ड के लिए चयनित किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये 2015 से वर्क कर रही है और ये नेशन वाइड जो लोग अच्छे सर्विस करते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। इस इवेंट में जो हैंडबुक है पेंशन मित्र का, वो भी लॉन्च किया गया और जो गाइडलाइंस है नेशनल वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है, वो भी इन्हें प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, वो हाई लेवल कमेटी की बैठक करने वाले हैं बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के। किस मिनिस्टर का ये अनाउंसमेंट है? देखो, ऑब्वियस सी बात है, जब बैंकिंग रिफॉर्म की बात आएगी तो फाइनेंस मिनिस्टर ही होंगे। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा ये बात कही गई है। ये एक्चुअली में ये बात कही गई 2 दिवसीय पब्लिक सेक्टर बैंक की कॉन्क्लेव चल रही थी दिल्ली में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी का कहना है कि जो विश्व की 5 बड़ी बैंक हो, उसमें भारत का भी बैंक हो। तो अब इस रास्ते पे भारत सरकार चल रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री इसी विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग करने वाली है। नेक्स्ट बात करने वाले 15 एडिशन जो हुआ है अभी इंडिया थाईलैंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2026, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स 15 इंडिया और थाईलैंड के बीच में। नेक्स्ट है इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल जू 14D सिनेमा के साथ लॉन्च किया गया। कौन से शहर में? आंसर होगा इंदौर, MP में। और यहाँ पे जंगल सफारी भी लॉन्च की गई है। भारतीय प्रवासी जो हैं भारत के बाहर, वो UPI के माध्यम से भी अपने देश से पैसा भेज सकते हैं, अपने परिवार को पैसा भेज सकते हैं। कहने का मतलब रेमिटेंस जो है वो UPI के माध्यम से भी आ सकता है। ये कौन से देश के साथ है? तो देखो, कतर के साथ ये हमारा समझौता हो चुका है कि वहाँ के जो प्रवासी भारतीय हैं वो UPI के माध्यम से पैसा भेज सकते हैं। ह्यूरिकेन के बारे में न्यूज़ है। देखो, ह्यूरिकेन अभी जो आइलैंड है, हवाई आइलैंड, वहाँ पे टच किया है। इस ह्यूरिकेन का नाम क्या है? तो ह्यूरिकेन लाला इसका नाम है। अब देखो, जो नाम होता है, जो ह्यूरिकेन है या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, मतलब जो ह्यूरिकेन हो गया या टाइफोन हो गया, राइट, तो इनका नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, जो ह्यूरिकेन लाला है, इसका नाम किसके द्वारा रखा गया है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा नाम रखा गया है। देखो, अभी 30 नवंबर तक जो भी अगर किसी भी तरह का ये ह्यूरिकेन आता है नॉर्थ पैसिफिक रीजन्स में, तो उनका नाम इसी नेम लिस्ट पे होगा। जैसे अभी आ चुका है लाला, एक्चुअली में इट्स लाहा है। उसके बाद मोको, उसके बाद नोलो, ओलना, पेना, यही नाम होने वाला अगर 30 नवंबर तक और भी ह्यूरिकेन आते हैं इस क्षेत्र में, तो नॉर्थ जो पैसिफिक रीजन से। नेक्स्ट बात करते हैं VRR का फुल फॉर्म क्या है? जो कि RBI के द्वारा लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम होता है। मतलब जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट का जो पार्ट है, उसमें RBI जो है VRR लॉन्च करती है। फुल फॉर्म क्या है? तो वेरिएबल रेट रिजर्व रेपो। एक्चुअली में ये बैंकिंग GA के ख्याल से भी है, फुल फॉर्म ही याद रखना है आपको मेनली। देखो, मेनली क्या है, अभी रिसेंटली जो RBI है, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कुछ दिन पहले भी ये जो है ऑक्शन की थी, VRR ऑक्शन की थी। अभी जो रिसेंट ऑक्शन किया गया 1.5 लाख करोड़ का, और ये जो है इसकी डेट दी गई है कि इतना से इतना तारीख तक, मतलब 19 अगस्त तक ही इसकी डेट है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इंटरनल पार्ट होता है जो बैंकों के द्वारा RBI के द्वारा किया जाता है। RBI बेसिकली इसको लॉन्च करती है और ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट का इंटरनल पार्ट है बैंक का। आपको फुल फॉर्म याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हिंदी बायोग्राफी, जो हमारे वो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे M वेंकैया नायडू, उनकी जो हिंदी बायोग्राफी है, जीवनी है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो Y लक्ष्मी प्रसाद, नाम याद रखना है आपको। हाइलाइट्स देख लेते हैं। मैंने बताया आपको इंदौर में फर्स्ट भारत का पहला ओपन जू जो है वो स्टार्ट किया गया है, वर्चुअल जू। और देखो, बंगाल की जो ट्रेडिशनल साड़ी है ना, उसे यूज़ किया जा रहा है सिल्क इंडिया प्रोग्राम के अंदर। PM सेतु के तहत इसे प्रमोट किया जा रहा है। बंगाल की जो साड़ी है, ढाका क्राफ्ट जो हैंडलूम है, ये इसे मतलब जो ये जो साड़ी है ढाका क्राफ्ट की, तो इसे जो है PM सेतु के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है अंडर द प्रोग्राम स्किल इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फर्स्ट एवर जो COP17 होने वाला है भारत के अंदर। तो जो COP17 जो होने वाला है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग, जो इन्वायरमेंट को लेकर के होता है, 17 नंबर का भारत में होने वाला है। नेचुरल इकोसिस्टम, ओपन नेचुरल इकोसिस्टम पे ये आधारित होगा, ग्रासलैंड एंड ओपन नेचुरल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, डिटेल से डिस्कस करेंगे इसे आने वाले समय में।
देखो, मैंने बताया आपको पीवी सिंधु, चूँकि हमारे यहाँ गेम चल रहा है दिल्ली में, मैंने बताया अभी, तो जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है इसमें हमारी पीवी सिंधु सेकंड नंबर की पोजीशन पे आ चुकी हैं, क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। और जो फर्स्ट वर्ल्ड की चैम्पियन है सोफिया नोबेल, वो अभी भी अपने पोजीशन में बरकरार हैं। साथ ही साथ ये तो महिला सिंगल में हो गया, महिला डबल में बात कर लेते हैं बैडमिंटन में, तो जो त्रिशा जॉली है और गायत्री गोपीनाथ है, इन्होंने भी सेकेंड राउंड क्वालिफाई कर लिया है। तो ये था करंट अफेयर जो हमने आपका डिस्कस किया। ये एमसीक्यू है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।